हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं बिहार का इतिहास, जो कि इम्तियाज़ अहमद जी की पुस्तक बिहार एक परिचय पे आधारित है। यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप चाहें तो इस पुस्तक को खरीद के पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन बिहार का इतिहास, और उसमें शुरू करने वाले हैं इतिहास के स्रोत। और हाँ, अभी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत भग्नावशेष हैं, यात्रा वृतांत हैं, अभिलेख है, सिक्के हैं और धार्मिक ग्रंथ हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पाट प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं भग्नावशेष, यात्रा वृतांत और धार्मिक ग्रंथ। ये सभी जानकारी के स्रोत हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया अरेराज से प्राप्त हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुआ है, सहरसा से प्राप्त हुआ है और रामपुरवा से प्राप्त हुआ है, जबकि पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुआ है। इसको याद रखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सहस्राराम से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है। तो बिहार से जितने भी मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी भाषा प्राकृत भाषा है। और बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कैसी है? तो लिपि ब्राह्मी है। इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे कि मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, जबकि मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कैसी है? तो ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुआ है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि मौर्यकालीन अभिलेख पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है, बराबर से प्राप्त हुआ है और राजगृह से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो बिहार पे गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। किससे मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, तुगलक वंश के। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो बिहार के तिरहुत क्षेत्र के संबंध में वसातीनुल उन्स एक महत्वपूर्ण मूल्यवान स्रोत है। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री थे फाइयान थे, युआन चौवांग थे और इत्सिंग थे। ये सभी चीनी यात्री बिहार आए हुए थे। अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे। तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में फ्रांसोय बर्निए जो है कि बिहार नहीं आया था, जबकि मैनरिक
जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, ये सभी बिहार आए हुए थे। बहारिस्तानो गैबी किसकी रचना है? तो बहारिस्तानो गैबी मिर्जा नाथन की रचना है। अगला प्रश्न है, मिरातुल अहवाल किसकी रचना है? तो मिरातुल अहवाल मुल्ला बहबहानी की रचना है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, ये सभी महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिले हैं। तो बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष चिरान से मिला है, चेचर से मिला है, सोनपुर से मिला है और मनेर से मिला है, यानी उपरोक्त सभी से मिला है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। तो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया अरेराज से मिला है, लौरिया नंदनगढ़ से मिला है, रामपुरवा से मिला है। सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार के गया जिले के अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ से प्राप्त अभिलेख में परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। इन सारी जगहों से प्राप्त लेखों में हमें परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नोट में देखेंगे, देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवितगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलता है, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है, महीपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलता है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत अथर्ववेद है। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो विनय पिटक और दीर्घ निकाय से हमें मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है और इसके साथ ही मरुत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। तो ये पुरातत्ववेत्ता कनिंघम थे। अगला प्रश्न है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो बड़ा गांव या नालंदा महाविहार का पता कनिंघम ने लगाया था। वहाँ से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? नालंदा बड़ा गांव से 2 अभिलेख मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। बोध गया के मंदिर को किसने खोजा था? कनिंघम ने ही खोजा था। अगला प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में केसरिया स्तूप की खोज की,
लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ की खोज की, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की खोज की। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ पर वर्णित है? तो इसका वर्णन हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कैसी है? तो लिपि उपरोक्त में से कोई नहीं है, यानी लिपि हमारी कैसी है, इसको हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, उसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख शेर शाह से संबंधित है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वह पहला मुगल शासक अकबर था जिसका अभिलेख बिहार में मिला है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो दीर्घ निकाय इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो इसकी रचना गुलाम हुसैन तबतबाई ने की थी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करना है। सुमेलित करने के लिए दिया है, जिसमें एक तरफ रचना है और दूसरे तरफ रचनाकार दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, अर्थात अगला प्रश्न है, मुल्ला बहबानी यात्री थे। तो मुल्ला बहबानी ईरान के यात्री थे। मुल्ला बहबानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं। तो आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट गजेटरी, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट है, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पोंडेंस सीरीज है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, अपसठ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो इसके दीवारों पर रामायण के कथा दृश्य अंकित है। यहाँ से शुरू होता है प्राचीन बिहार। प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में यहाँ से जानकारी प्रारंभ होता है, और इसमें पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में पहले देखेंगे। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः 40,000 ईस्वी पूर्व से। अगला प्रश्न है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृदभांड ये सभी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य
मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य पूर्व प्रस्तर युग के हैं। किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य हमको मुंगेर से प्राप्त हुआ है। बिहार में चिरंद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो चिरंद एवं चेचर से नौ प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका अवशेष उपरोक्त सभी चिरांद, चाचर एवं सोनपुर एवं मनेर इन सभी जगहों से प्राप्त हुआ है। बिहार के इतिहास में प्रारंभ होता है ऐतिहासिक काल का आरंभ। इसमें हम लोग ऐतिहासिक काल के आरंभ के विषय में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। भारत के पूर्वी भाग कहें या बिहार के पूर्वी भाग में या बिहार में कहें तो आर्यों के विस्तार का मुख्य स्रोत मुख्य सहायक था लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो बिहार में मगध तथा विदेह था, अंग एवं लिच्छवी था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। विदेह ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? तो व्रात्य शब्द का प्रयोग मगध के लोगों के लिए किया गया था। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। किस वेद में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था विदेह। अगला प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। महाजनपद, महाजनपद के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? तो 16 महाजनपदों में से मात्र 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है।
निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वत्स महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है, जबकि अंग, वज्जी और मगध ये सभी अभी वर्तमान बिहार में स्थित हैं। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद का राजधानी था। तो अंग महाजनपद का राजधानी चंपा था। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो बिहार का पटना तथा गया जिला मगध महाजनपद में सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। अगला प्रश्न है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो मगध तथा अंग महाजनपद को चंपा नदी पृथक करती है। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? वज्जी संघ में चेदी राज्य सम्मिलित नहीं था, जबकि लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह ये सभी उसमें शामिल थे। वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वैशाली लिच्छवी की भी राजधानी थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो बिहार के भागों में स्थित वज्जी महाजनपद गणतंत्र था। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में अंग एक था। अगला प्रश्न है, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो महाजनपद युग में पावापुरी निम्नलिखित में से किसी की भी राजधानी नहीं थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडल ग्राम बिहार के किस जिले में है? तो महावीर के जन्म स्थल कुंडल ग्राम बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध वज्जी संघ से था। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी। तो महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी की राजकुमारी थी और यह जो है वो लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। महावीर की मृत्यु हुई थी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। याद रखेंगे, जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगति का आयोजन
किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। उसमें कौन से कार्य हुए थे? तो ऑप्शन बी, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली है। तो वसुपूज्य की जन्मस्थली चंपा है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम गए थे। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो गौतम बुद्ध को उरुवेला बोध गया में 5 ब्राह्मण मिले थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे? तो राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य किए गए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म 2 भागों स्थाविर और महासंघीय के रूप में विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इनमें किए गए कार्य किया था। इसमें किए गए कार्य किया थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध बोधगया, राजगीर एवं वैशाली उपरोक्त सभी से घनिष्ठ संबंध रहा है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी। उनमें बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह उपरोक्त सभी सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोध मंदिर बनवाया गया। जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर वहीं बनवाया गया है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। तो प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्थान से। मगध साम्राज्य के उत्थान से अगला प्रश्न है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। तो प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज राजगीर थी। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। अगला प्रश्न है,
महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का संस्थापक बृहद्रथ तथा जरासंध थे। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक रहा। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को सैनिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने कौशल देवी, चेलना, खेमा उपरोक्त तीनों से विवाह किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की और कौशल देवी कोसला की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग राज्य को जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक था। हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु का शासनकाल 493 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व तक चला। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की सत्ता को समाप्त की थी। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो राजगीर में दुर्ग एवं स्तूप की स्थापना मगध शासक अजातशत्रु ने की थी। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। तो वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? तो अम्रपाली वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो लिच्छवी के साथ युद्ध में उन्होंने इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा गया है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का सत्ता स्थापित हुआ था? तो हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुआ था और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई थी? इसका सही आंसर है शिशुनाग। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? इसका सही आंसर कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में।
द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति या समिति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता सबक मीर द्वारा किया गया था। नंद वंश का संस्थापक था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंद को बताया गया है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों के नाशक, सर्वछत्रांक, एक छत्र और एकराट कहा गया है? तो यह महापद्म नंद के लिए इन सारे नामों का उपयोग किया गया है। नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसको पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ था, 483 ईस्वी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह या गिरिब्रज में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद्म नंद ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली के वज्जियों के आक्रमण के प्रतिरोध में। इसके आगे मौर्य साम्राज्य से प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था? तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र 315 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को सेलूकस ने भेजा था। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? किस वंश ने शासक किया? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ था मगध पे। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य का एक अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार बना। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो यह जो है वह बिंदुसार के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, तो इसका उल्लेख शिलालेख 13 में मिलता है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त ने किया था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जनमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? कलिंग युद्ध के पश्चात। अशोक का धम्म था। अशोक का धम्म नैतिक आचरण संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के उपरांत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो ये 10वें वर्ष में की थी। अगला प्रश्न है, अशोक की स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो अशोक की स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिला से प्राप्त हुई है। बिहार से प्राप्त होने वाली अशोक की स्तंभ नहीं है। तो बिहार से प्राप्त होने वाली अशोक के स्तंभ रुक्मिणीदेवी नहीं है, बल्कि बाकी सभी बिहार से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्रासी या प्रांत की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। तो चंद्रगुप्त का जो महल है वह लकड़ियों का बना हुआ है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद कुमारहरा पटना में स्थित था। अगला प्रश्न है,
किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि उसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बोतल बेतना कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एरियन ने कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरना देवों द्वारा निर्मित है? इसका सही आंसर है फाहियान। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। ये गुफा 4 थे। क्या नाम था इनका? एक का सुदामा नाम था, दूसरे का विश्व झोंपड़ी, तीसरे का चौपड़ और तथा कर्ण था नाम। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन चामरग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है। यह जो है वो दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ है। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहानीपुर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। तो पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की जाती थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की जाती थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण की है? इसका सही आंसर है डी, स्ट्रैबो के अनुसार। अगला प्रश्न है, यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो मगध शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भब्रू स्तंभ में बताया है। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं का प्रयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में गठित थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेगास्थनीज का है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन सत्य है। यह केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अशोक के संबंध में सभी कथन सही हैं।
उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो देवनाम प्रिय के नाम से अशोक ने स्वयं को संबोधित किया था। धम्म महामात्य के कार्य थे, धम्म महामात्य के कार्य थे धम्म नीति या क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच दान वितरण करना, जन कल्याण के उपाय करना, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन में रज्जुक कौन थे? तो मौर्यकालीन प्रशासन में निम्नलिखित में से कोई नहीं होगा। इसमें इसका सही आंसर निम्नलिखित में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो मौर्यकालीन विद्वानों में इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष, इन तीनों का नाम आता है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 1, 2, 3, यानी 1 में है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। तो अशोक की धम्म नीति की जानकारी अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख से मिलता है, एवं 7वें शिलालेख से मिलता है, एवं 12 शिलालेख से मिलता है, उपरोक्त सभी से मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया है? तो अशोक के 9वें शिलालेख में दान और धम्म दान में अंतर स्पष्ट किया गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारक शामिल नहीं है? तो मौर्य साम्राज्य के पतन में आर्थिक संकट कारण जो है वो शामिल नहीं है, बाकी सभी कारण शामिल है, जिसमें विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक और प्रांतीय विद्रोह। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर बिहार से मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा। शुंग वंश का संस्थापक था शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक रहा था। अगला प्रश्न है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? तो यह पुष्यमित्र था, जिसने उसको 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़न और आक्रामक व्यवहार किया था। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय में हुआ था? तो डेमेट्रियस का आक्रमण शुंग वंश के शासन के समय में हुआ था। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। तो पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। तो मगध में प्रथम ब्राह्मण राज पुष्यमित्र ने स्थापित किया था। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश के बाद मगध पे कर्ण वंश का शासन स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, कर्ण वंश का शासन 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक चला था। कर्ण वंश का संस्थापक था। तो कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसकी सचिव वासुदेव ने मगध पर कर्ण वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की। तो कर्ण वंश की सत्ता आंध्र सतवाहनों ने समाप्त की थी। कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर
मित्र वंशों ने कुछ समय के लिए शासन किया था। अगला प्रश्न है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोध गया से प्राप्त हुए हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के अश्वघोष विद्वान को बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष, बुद्ध की भिक्षापात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है। तो मगध पे शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है, उसमें सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की राजधानी थी। तो शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, कर्ण वंश की राजधानी थी। तो कर्ण वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। तो कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो कलिंग नरेश खारवेल ने अंग एवं मगध से कीमती उपहार प्राप्त किया था। उपहारों में जीन की प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल है। अगला प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत मगध पर लिच्छवियों का शासन रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। अगला प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रथम प्रश्रय देने वाला शासक था। तो अश्वघोष को प्रश्रय किसने दिया था? कनिष्क ने दिया था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन बिहार से चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। तो इसका समय 320 ईस्वी पूर्व था। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और उन्होंने कहाँ पे यह धारण किया हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त सामंत की भी प्रचलन किया था। गुप्त सामंत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। अगला प्रश्न है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। तो बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में किया गया था, कुमार गुप्त के द्वारा।
नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त था। अगला प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। तो बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो चीनी यात्री फाहियान 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। उसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों प्राप्त करना था। फाहियान के यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध पांडुलिपियाँ प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल की सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति शाहाबाद से प्राप्त हुआ है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिन के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो यह गुप्त काल के हैं। अगला प्रश्न है, राजगृह में स्थित जरासंघ की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो इसका समय है गुप्त काल। तिरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। तो वहाँ का राज्यपाल गोविंद गुप्त था। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। तो बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान आया था। अगला प्रश्न है, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगरें थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। इसका सही आंसर है फाहियान। गुप्त सामंत का आरंभ होता है। तो गुप्त सामंत का आरंभ 320 ईस्वी में होता है। कभी कभी 319 ईस्वी भी दे देता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र का विजय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया था? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया था। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों की अभियानों की चर्चा है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3। पहला कारण है हुणों का आक्रमण, दूसरा कारण है प्रशासन की सामंती स्वरूप और तीसरा कारण है कमजोर शासक। अगला प्रश्न है, बिहार मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो मिहिर कुल का आक्रमण नरसिंह गुप्त के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग है। ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग है। इनमें योगदान करने वाले विद्वान वरामिहिर, आर्यभट्ट एवं ब्रह्मगुप्त थे।
अगला प्रश्न मगध के परवर्ती गुप्त शासकों से है। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 225 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो कुमारगुप्त तृतीय ने मौखरी शासक को पराजित किया था। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध की अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो दामोदर गुप्त इसका सही आंसर होगा। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। इसका अंत आदित्य सेन ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो इसका आयोजन आदित्य सेन ने किया था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवितगुप्त द्वितीय था। कन्नौज के शासक ने जीवितगुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। अगला प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासकों को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो कृष्णगुप्त को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। अगला प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उनके उपाधियों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ शासक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी उपाधियां दी गई है। तो आइए इसको सम्मिलित करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षगुप्त वीर योद्धा, कुमारगुप्त महाराजाधिराज, जीवितगुप्त राजाओं के सिरमौर और आदित्य सेन परम भट्टारिक महाराजाधिराज। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था? तो यह प्रथम शासक आदित्य सेन था। अगला प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन त्सेंग भारत की यात्रा की? तो इन्होंने आदित्य सेन के समय में यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है? तो मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम के संबंध में इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले कुमारगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले कुमारगुप्त नहीं है, सबसे पहले कृष्णगुप्त है, फिर हर्षगुप्त, फिर जीवितगुप्त, फिर कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त और आदित्य सेन, ये सभी हैं। अगला प्रश्न गुप्तोत्तर युग और बिहार से है। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था लगभग 673 ईस्वी में। इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी में लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की।
अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री वेनसांग ने नालंदा विद्यालय में अध्ययन किया था। वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 440 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की? तो वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा अगला प्रश्न है, पालकालीन बिहार से पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक चला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक ने की थी। आधुनिक बिहार के किस जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो आधुनिक बिहार के भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। यह भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल थे। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। तो देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? तो पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के महायान शाखा को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना किया था? तो देवपाल के समय में। इसके लिए देवपाल ने उसे 5 गांव अनुदान में भी दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? तो धर्मपाल ने। किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो उदंतपुरी में बौद्ध विहार का स्थापना गोपाल ने करवाया था। किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो पाल युग में बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। तो निर्णायक देन धीमन एवं विठपाल की थी। अगला प्रश्न है, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये दोनों नालंदा के निवासी थे। पालकालीन कांस्य प्रतिमा सांचे में ढली है। इसका साक्ष्य मिलता है। तो इसका साक्ष्य नालंदा एवं कुर्कीहारा से मिलता है। अगला प्रश्न है, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल समकालीन थे। तो ये जो है वो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञापरमित एवं पंचरक्ष किस युग के हैं? तो ये सभी पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भित्ति चित्र रूप नालंदा से प्राप्त हुआ है। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे। तो पाल शासक अपना आदेश पाटलिपुत्र से प्रसारित करते थे। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। तो पाल काल में श्रीनगर भुक्ति मगध को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो नालंदा में। अगला प्रश्न है, मिथिला के कणाद शासकों का मिथिला या तिरहुत के
कर्णात राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासन काल में हुआ था? तो यह रामपाल के शासन काल में हुआ था। मिथिला या तिरहुत के कर्णात राज्य का संस्थापक था। तो मिथिला या तिरहुत के कर्णात शासक राज्य का संस्थापक नान्यदेव था। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्णात शासकों की राजधानी थी। तो इनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्णाट वंश का अंतिम शासक था। कर्णाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कर्णाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। तो कर्णाट वंश का पूर्णतः अंत 1378 ईस्वी तक हो गया था। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो पंजी प्रबंध का विकास कर्नाट शासक के समय में हुआ था। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था। धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था? तो 1234 ईस्वी में तिरहुत आया था। अगला प्रश्न है, खत्यार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो कर्नाट राज्य पर नरसिंह देव का शासन था। बख्तियार खिलजी है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो नरसिंह देव का शासन था। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगल द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है। विदेशी यात्री कौन है? ए, बी और सी दोनों है, यानी धर्मस्वामिनी और मुल्ला तकिया। अगला प्रश्न है, तुगरिल तुगल के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था, कौन था? राम सिंह देव था। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो कर्नाट शासकों में हरि सिंह देव एक महान सुधारक था। अगला प्रश्न है, पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? तो पंजी प्रबंध मिथिला के क्षेत्र में हरि सिंह देव के समय में मुख्य रूप से विकसित हुआ। यहाँ पे हमारा प्राचीन बिहार का इतिहास समाप्त होता है और इसके अगले एपिसोड में हम मध्यकालीन बिहार की शुरुआत करेंगे। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, धन्यवाद।